वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर है चाइना के सेंट्रल बैंक के बारे में। चाइना के सेंट्रल बैंक ने ये सिग्नल दिया है कि आने वाले समय में क्रेडिट की ग्रोथ जो है वो स्लो रहेगी। एंड वो चाहते हैं कि रेट्स जो है वो और लोअर हो। उस पर उनके जो सारे एफर्ट्स है वो उसी पर जा रहे हैं कि रेट्स थोड़े और कम किए जाए, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि चाइना में करंटली ग्रोथ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। वो स्टिमुलस देने के बाद भी उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, वो कैचअप नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे समय में सेंट्रल बैंक को बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर उन्होंने ये क्लियर किया है, जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, जो चाइना के सेंट्रल बैंक है, उन्होंने ये क्लियर किया है कि वो थोड़ा सा स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रेडिट एक्सटेंशन में। एंड उनकी यही स्टेटमेंट रही है कि वो सारे बैंक्स को कह रहे हैं कि वो अपने लेंडिंग रेट्स जो है वो और कम कर दे, ताकि जो भी बोरोइंग की डिमांड वीक हुई है उसमें थोड़ी सी मॉनेटरी ईजिंग आ सके, उसमें थोड़ा सा हेल्प उनके इंडस्ट्रीज को यहाँ पर मिल सके। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का ये भी कहना है कि करंटली ऑब्जर्वर्स को वॉल्यूम्स ऑफ न्यू लोन की जगह जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के हिसाब से जो क्वालिटी होगी लोन्स की उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बेसिकली उनका यही कहना है कि क्रेडिट की जो ग्रोथ है वो स्लो रहेगी, पर वो कोशिश करेंगे कि वो क्वालिटी ग्रोथ रहे। न्यू लोन्स जो है करंटली वो ज्यादा फ्लो हो रहे हैं इनटू स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग, जबकि प्रॉपर्टी एंड रिलेटेड जो फाइनेंसिंग जो सेक्टर्स है वहां पर उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही है। चाइना ने अब तक लास्ट पिछले कुछ सालों से अगर सालों की बात अगर हम करें तो हर साल ऑलमोस्ट 10% से उनका क्रेडिट एक्सपांड तो हुआ ही है। लेकिन करंटली ऐसी पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि ये जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 10% से नीचे सिंगल डिजिट्स में आ सकती है। तो ये सिग्नल जो है वो भी जो पीबीओसी दैट इज पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है उनके गाइडेंस के मुताबिक ही है कि न्यू लोन्स पर एक थोड़ी कैप लगाई जा सकती है। एंड आने वाले समय में एफिशिएंसी बढ़ाने की और ज्यादा फोकस बैंक्स करें, ऐसा उनका कहना है टू ऑल द बैंक्स इन चाइना। अगली न्यूज है अबाउट यूरोप। तो अब यूरोप में जो डीजल आ रहा है वो मेनली इंडिया से इंपोर्ट किया जा रहा है। इंडिया वहां पर की एक्सपोर्टर बन गया है इन द यूरोपियन मार्केट्स। एंड ये सारा जो ऑयल है वो बेसिकली रशियन ऑयल ही है, जो यूरोप डायरेक्टली नहीं खरीद सकता बिकॉज ऑफ ऑल द सैंक्शंस दैट हैव बीन पुट इन प्लेस, mainly because of the US imposing a lot of sanctions on Eurozone as well to not trade with Russia. लेकिन इंडिया जैसी कंट्री मेनली यही कर रही है कि दे आर ट्राइंग टू इम्पोर्ट चीप क्रूड फ्रॉम रशिया, दे आर प्रोसेसिंग इट, एंड जो भी क्रूड के एलिमेंट्स होते हैं वो मेनली यूरोप जैसे एरियाज में ज्यादा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि यूरोप ने सारे ऑयल बेस्ड शिपमेंट्स जो है रशिया से बैन किए हैं सिंस ऑलमोस्ट अ ईयर। पर जो मेनली प्रोसेस्ड डीजल जा रहा है वो रशियन ऑयल का ही जा रहा है, जस्ट इट इज गोइंग थ्रू इंडिया। तो अगर नंबर्स में बात करें तो यूरोजोन जो रीजन है उसमें करंटली जो नंबर्स आ रहे हैं दैट इज ऑलमोस्ट 3 लाख बैरल्स पर डे, उतने इंडिया से इंपोर्ट किए जा रहे हैं बाय बाय यूरोप। एंड इतना हाई ये नंबर जनवरी 2017 के बाद से कभी नहीं रहा है जितना हाई करंटली ये नजर आ रहा है। whereas it is not certainly possible कि मतलब पूरी सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि ये सारा जो है वो रशिया से ही आने वाला क्रूड प्रोसेस्ड है। बट करंटली मॉस्को जो है दैट डिलीवर्स मैक्सिमम ऑफ द मोस्ट बिग शेयर ऑफ द क्रूड दैट इंडिया इज करंटली इंपोर्टिंग। Reliance Industries is the Europe's top supplier for the Indian diesel, and it draws more than third of its crude from Russia. Because इंडिया के तीनों जो स्टेट रन ऑयल कंपनीज है उनका मेनली फोकस इंडिया में ही सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचने का होता है। तो नयारा एंड रिलायंस, दीज आर द टू मेन प्राइवेट रिफाइनरीज इन इंडिया, तो इनका मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है वो इन जोन्स में हो रहा है। अब बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर। एफपीआईज एक रिवर्स सेलिंग ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने 378 करोड़ ऑन अ नेट बेसिस इन्वेस्ट किए हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। सितंबर एंड अक्टूबर में काफी वीकनेस दिखाई दी थी एंड एफआईआईज ने काफी ज्यादा नंबर्स में पैसे पुल किए थे इंडियन मार्केट्स में, एंड वो कंटिन्यू होता दिखा इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ द नवंबर मंथ एज वेल। बट जब से एक इंडिकेशन आ गया है कि यूएस के बॉन्ड यील्ड्स अब गिरने वाले हैं, जो इंडिकेशन सेंट्रल बैंक ने दिया कि शायद वो एक और रेट हाइक ना करे, तो उसके बाद से ऑब्वियसली यील्ड्स जो है वो गिरने लगे। तो उसके बाद द एफपीआईएस हैव रिटर्न्ड अगेन, फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस आते हुए दिख रहे हैं।
अक्टूबर के मंथ में 24,500 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ सिक्योरिटीज एफपीआई ने डंप किए थे। सितंबर में भी ये नंबर 14,700 करोड़ रुपीस का रहा था, लेकिन अब नवंबर में ये पॉजिटिव हो चुका है। हालांकि 2023 ईयर अगर हम एज अ टोटल देखें तो क्यूमुलेटिवली एफपीआईज ने पैसे डाले ही है इंडिया में ज्यादा, इक्विटीज में अराउंड 96,300 करोड़ रुपीस उन्होंने इस कैलेंडर ईयर में डाले हुए हैं। तो करंटली जो डायनामिक्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो करंटली इमर्जिंग मार्केट्स के थोड़े से फेवर में आते हुए दिख रहे हैं। अगर यूएस बॉन्ड में उतने अच्छे यील्ड्स नहीं मिले तो बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये प्रेफर करेंगे कि वो इमर्जिंग मार्केट्स में अपना पैसा डालें, जहां पर वो बेटर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वही वहीं से थोड़ा सा जो है इनफ्लो इंडियन मार्केट्स में दिखता हुआ नजर आ रहा है, एंड ऐसा आगे भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा उसका सहारा इंडिया के मार्केट्स को यहाँ पर रहेगा। डेट मार्केट में भी अराउंड 12,400 करोड़ का इनफ्लो दिखा है इस पीरियड में, एंड ये हालांकि काफी पॉजिटिव रहा है इवन इन द प्रीवियस मंथ्स। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो ये प्रेफर कर रहे हैं कि इंडिया की डेट में जहां पर उनको बेटर यील्ड्स मिल सकते हैं वहां पर वो इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रहे हैं। एंड रिसेंटली ये न्यूज भी आपने देखी होगी कि इंडिया का जो जीसेक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो जेपी मॉर्गन के गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड हुआ था। इमर्जिंग मार्केट्स का जो बॉन्ड इंडेक्स है उसमें इंक्लूड हुआ था। तो उस वजह से भी फॉरेन फंड का पार्टिसिपेशन इंडिया के बॉन्ड मार्केट्स में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज रेडी टू मूव फ्रॉम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन टू एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, ऐसा मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का कहना है। तो मेनली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काफी चेंजेस आने लगे हैं पिछले कुछ सालों से। अब तक इंडिया हमेशा से इंपोर्ट डिपेंडेंट ही रहा है। चाइना एंड कोरिया जैसे कंट्रीज इसमें बहुत बड़ी डोमिनेशन रखते हैं, लेकिन वहां से बढ़ के एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ भी आ सकती है इंडिया में, ऐसा गवर्नमेंट का यहाँ पर कहना है। पिछले बहुत सालों से करंट गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर लाया जाए एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी ईएमएस सेक्टर पर हमने काफी डिटेल्ड वीडियो भी किया है। तो आई एम श्योर अगर आपको जानना होगा कि ये सेक्टर कितना ग्रो हो सकता है तो मैं चाहूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखें। उसमें काफी डिटेल में हमने चर्चा की है कि कौन से ऐसे कंपनीज है, ये सेक्टर क्यों ग्रो होने वाला है, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस की है। तो कैबिनेट मिनिस्टर का ये कहना है कि स्मार्टफोन मेकर्स भी अब इंडिया में अपना सप्लाई चेन ग्रेजुअली मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड बहुत सारा प्रोक्योरमेंट अब लोकली होने लगा है इस सेक्टर में। इंडिया का एक एम्बिशियस गोल है ऑफ प्रोड्यूसिंग $300 बिलियन इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बाय FY26। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसे PLI स्कीम्स कहते हैं। एंड इसी के साथ वो ज्यादा से ज्यादा डिवाइस मेकर्स को इंडिया में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम कंपनीज कैन मेक देयर प्रोडक्ट्स हियर इंस्टेड ऑफ अदर कंट्रीज लाइक चाइना। पिछले एक साल में एप्पल ने भी एग्रेसिवली लोकल प्रोडक्शन रैंप अप करने की कोशिश की है इन देयर फ्लैगशिप आईफोन डिवाइसेस इन इंडिया, एंड गूगल ने भी रिसेंटली उनका प्लान अनाउंस किया ऑफ मेकिंग देयर पिक्सल स्मार्टफोन्स इन इंडिया, जिससे इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको एक काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब बढ़ते हैं हम स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर, जहां पर पहली न्यूज है अबाउट द अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स कल ऊपर रहे थे इन द रेंज ऑफ 5 to 20%। ऑलमोस्ट हर अदानी ग्रुप कंपनी वाज अप yesterday, एंड cumulatively they have added more than 1 lakh crore rupees in market cap that has increased in this। एंड उसका रीजन यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फेवरेबल प्रोसीडिंग उनके फेवर में यहाँ पर दी है। ये न्यूज वैसे फ्राइडे सैटरडे की है, लेकिन 3 दिन मार्केट बंद था तो सारा रिएक्शन उसका कल फैक्टर इन हुआ है। बहुत सारी जजमेंट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिवर्स कर दी है, एंड बहुत सारे पिटिशंस जो फाइल किए गए थे इन दिस रिगार्ड। तो जब से हिंडनबर्ग ने अपना रिपोर्ट दिया था इन द मंथ ऑफ जनवरी, उसके बाद बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे कि जो भी दावे हिंडनबर्ग अपने रिपोर्ट में कर रहा था वो शायद सच है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो रूलिंग है वो अदानी के फेवर में यहाँ पर देते हुए ये कहा है कि जो भी चीजें थी वो अभी भी इट इज नॉट अ वेरी फैक्ट बेस्ड अप्रोच। जो भी रिपोर्ट का बेसिस अगर हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है तो इट्स नॉट वेरी फैक्ट बेस्ड। एंड सेबी ने भी फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट को ये कम्युनिकेट किया कि डज नॉट नीड एडिशनल टाइम टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अदानी हिंडनबर्ग रो। जो 24 केसेस थे उसमें से 22 केसेस हिंडनबर्ग मैटर में ऑलरेडी रिजॉल्व है, ऐसा सेबी का कम्युनिकेशन था टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीजें अदानी के फेवर में यहाँ पर आना शुरू हो गया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि इट कैन नॉट ट्रीट हिंडनबर्ग्स रिपोर्ट एज ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स। सो दिस इज अ बिग थिंग दैट हैज हैपेंड हियर। सो जो भी एक डाउट, जो भी क्लाउड था अदानी ग्रुप के ऊपर, तो वो थोड़ा सा
स्टेबल होता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने उनके स्टॉक्स को कल काफी अच्छे से रिवॉर्ड किया। अदानी की ग्रुप की एक और कंपनी अदानी टोटल गैस की बात होगी, जिन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोग्राम इन अहमदाबाद। तो जो टोटल अदानी टोटल गैस लिमिटेड है, दैट्स एक्चुअली जॉइंट वेंचर बिटवीन अदानी ग्रुप एंड फ्रेंच एनर्जी कंपनी दैट इज टोटल एनर्जीज। तो ये ब्लेंडिंग का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है ऑफ ब्लेंडिंग ग्रीन हाइड्रोजन इन नेचुरल गैस, जो कुकिंग पर्पजेस के लिए अहमदाबाद की सिटी में इट विल बी डिस्बर्स्ड एज अ फ्यूल। तो जो परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन है वो मेनली वाटर को स्प्लिट करके आता है, सो इट्स बेसिकली अ क्लीनर फ्यूल कंपेयर टू अदर अल्टरनेटिव्स फॉर कुकिंग फ्यूल। एंड ग्रेजुअली इसका जो ब्लेंडिंग है वो 8% तक इंक्रीज होगा, ऐसा कंपनी ने एक स्टेटमेंट में यहाँ पर बताया है। एज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट अदानी टोटल गैस जो है वो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लेंड करेगा विद ग्रीन हाइड्रोजन दैट इज GH2 जिसे कहते हैं, विद नेचुरल गैस फॉर ओवर 4,000 रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल कस्टमर्स इन अहमदाबाद। एंड इसके लिए कंपनी का ये कहना है कि उनको पार्टनर करना है विद वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू शेयर इट्स फर्स्ट हैंड लर्निंग एंड डेवलप अ सिस्टम जहां से ऐसी ऐसी जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा से ज्यादा सिटीज में, ज्यादा से ज्यादा टाउन्स में पहुंचाई जा सके। टाटा टेक्नोलॉजीज का सेकंड लार्जेस्ट जो क्लाइंट है दैट सीम्स टू बी इन डीप ट्रबल। उस क्लाइंट की शेयर प्राइस जो है वो 90% से ज्यादा इरोड हो चुकी है। टाटा टेक्नोलॉजीज हाल जल्दी में अपना लिस्टिंग करने वाला है, उनका आईपीओ जस्ट कंक्लूड हुआ है, लेकिन एक प्रॉब्लम कंपनी के लिए ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है जस्ट बिफोर द लिस्टिंग, एंड दैट इज अ वियतनामीज ईवी मैन्युफैक्चरर जिसका नाम है विनफास्ट। दैट इज वन ऑफ द टॉप 5 क्लाइंट्स फॉर टाटा टेक्नोलॉजीज, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट क्लाइंट फॉर द कंपनी। तो उनके फंक्शनिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एंड उस वजह से उनकी शेयर प्राइस भी काफी ज्यादा इरोड हो चुकी है इस कस्टमर की, दैट इज विनफास्ट की, जो एनएससी पर लिस्टेड है। तो विनफास्ट के साथ साथ टाटा टेक्नोलॉजीज जगुआर लैंड रोवर में पर भी काम करता है, एंड जो टॉप 5 क्लाइंट्स है वो काफी मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू बनाते हैं फॉर टाटा टेक्नोलॉजीज, विच इज द केस विद ऑल ER&D कंपनीज। अगर आप सिमिलर केस होगी केपीआईटी टेक के केस में भी एंड LTTS एंड टाटा एलेक्सी के केस में भी। तो वही चीज है यहाँ पर कि जब भी अगर आपका कोई की क्लाइंट है उस पर गोइंग कंसर्न के प्रॉब्लम्स आए, यानी उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में ही प्रॉब्लम्स आए, तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ी बैड न्यूज हो सकती है, उस कंपनी के लिए बैड न्यूज हो सकती है। जो विनफास्ट एक क्लाइंट है वो टाटा टेक का क्लाइंट रहा है सिंस 2018, एंड जो एनालिस्ट है उनका ये कहना है कि इस कंपनी के बहुत सारे सेल्स जो है वो रिलेटेड पार्टी सेल्स ही होते हैं। उनके वैल्यूएशंस भी काफी ज्यादा बढ़े हुए नजर आए हैं इन द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड कस्टमर ट्रैक्शन भी काफी डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें डज नॉट बोड वेल फॉर द कंपनी विनफास्ट। अकॉर्डिंग टू द यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन फाइलिंग्स, जो ईवी सेल्स है फॉर द 9 मंथ्स एंडिंग September 23, उसमें से मोर देन 50% सेल्स जो है वो रिलेटेड पार्टी को ही हुए हैं। एंड इस वजह से जो ये ट्रेंड नजर आ रहा है उससे कंपनी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न ये भी थोड़ी सी डाउट में देखी जा रही है। एट इट्स पीक विनफास्ट के जो शेयर्स थे दे वर वैल्यूड एट ऑलमोस्ट $200 बिलियन, विच इज द कंबाइंड वैल्यू ऑफ फोर्ड एंड जनरल मोटर्स। तो एक टाइम पर इतना ज्यादा वैल्यूएशन हुआ करता था, लेकिन वहां से अब ऑलमोस्ट 90% से करेक्ट हो चुका है इस कंपनी का वैल्यूएशन। हैवेल्स ने लॉन्च किया है उनका जो मेन ब्रांड है दैट इज लॉयड, जिसके एसीज बहुत फेमस है। सो लॉयड का जो ब्रांड का लॉन्च उन्होंने मिडिल ईस्ट मार्केट में कल किया है, इसकी अनाउंसमेंट उन्होंने कल एक्सचेंज फाइलिंग्स में करी है। लॉयड का फोकस मिडिल ईस्ट में जो है वो मेनली सारे पोर्टफोलियोज पर है जो भी लॉयड के ब्रांड के अंडर वो बेचते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम रेंज ऑफ एसीज that includes hot and cold ACs as well and front load and semi automatic washing machines as well। इसके लिए लॉयड ने टेक्नोडोम करके एक कॉन्ग्लोमरेट है जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, दैट्स अ लोकल कंपनी फॉर दी गल्फ कंट्रीज। तो उसके साथ पार्टनर किया है ताकि उनको एक डिजायर्ड कवरेज एंड रीच जो है वो मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स में मिल सके। दिसंबर से कंपनी का ये प्लान है कि वो एक्सटेंसिवली अवेयरनेस कैंपेन्स भी चालू करेंगे टू गेट मोर एंड मोर ट्रैक्शन फॉर देयर ब्रांड लॉयड, एंड इसको मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स में ये एग्रेसिवली पुश करने की कोशिश करने वाले हैं। एस्टर डीएम हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में एक काफी मेजर प्लेयर है, उन्होंने अपना GCC बिजनेस यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यानी मिडिल ईस्ट में जो उनके हॉस्पिटल्स ऑपरेट होते थे, वो बिजनेस सेल करने का डिसाइड किया है फॉर $1 बिलियन, यानी लगभग 8,000 करोड़ का सेल ट्रांजैक्शन ये एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन बायर जो है दैट इज द मेजर बायर इज गोइंग टू बी अल्फा GCC होल्डिंग्स, जो बेसिकली करंट प्रोमोटर ग्रुप जो है कंपनी का वही होल्ड करता है, एंड दे आर गोइंग टू पार्टनर विद अ मिडिल ईस्ट प्राइवेट इक्विटी फर्म दैट्स कॉल्ड फज्र कैपिटल एडवाइजर्स।
तो ये जो शेयर होल्डिंग होगी इस जीसीसी बिजनेस में, दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ 35-65। 65% जो शेयर होल्डिंग है वो इस प्राइवेट इक्विटी फर्म के पास जाने वाली है। तो काफी बड़ा पेयरिंग ऑफ इक्विटी, पेयरिंग ऑफ बिजनेस यहाँ पर एस्टर डीएम हेल्थकेयर कर रहा है। प्रोमोटर्स ने ये भी बताया कि उनको इंटरेस्ट है इन कंटिन्यूइंग टू पार्टिसिपेट इन द जीसीसी बिजनेस, लेकिन पिछले एक साल से उन्होंने ये कम्युनिकेट किया था कि उनको इंडिया के बिजनेस पे भी ज्यादा फोकस करना है, एंड इफ दे वर गोइंग टू गेट अ गुड वैल्यूएशन फॉर द जीसीसी बिजनेस देन दे वर थिंकिंग ऑफ सेलिंग इट। ये जो कंपनी है दैट एक्चुअली स्टार्टेड एज अ सिंगल क्लिनिक इन 1987, एंड करंटली जो एस्टर डीएम का पोर्टफोलियो है दैट इंक्लूड्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स and retail pharmacies as well in the GCC region, and they have a few multi-specialty hospitals in India as well. एस्टर डीएम के इंडिया बिजनेस की अगर हम बात करें तो इनके हॉस्पिटल्स जो है वो कोची, कोल्हापुर, कोझिकोड, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे सिटीज में प्रोमिनेंटली सिचुएटेड है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज न्यूज। अब है हमारा फाइनल सेक्शन, दैट इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो बिलीव इट और नॉट सेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं अर्जेंटीना के बारे में। तो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो अपने कंट्री की सेंट्रल बैंक क्लोज डाउन कर रहे हैं। जी हाँ, द प्रेसिडेंट अनाउंस कि जो कंट्री की वन एंड ओनली सेंट्रल बैंक जो है वो बंद होने वाली है, एंड द रीजन इज कि इसे समझने के लिए हमें अर्जेंटीना के इकोनॉमिक्स को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो करंटली अगर हम इन्फ्लेशन रेट की बात करें अर्जेंटीना में, द नंबर इन अक्टूबर मंथ वाज 142%। ये इन्फ्लेशन का नंबर है, 142% वाज द इन्फ्लेशन नंबर। 138% वाज द इन्फ्लेशन नंबर इन सितंबर। एंड हमेशा से अर्जेंटीना में लगभग इवन इफ यू गो लाइक 50 इयर्स डाउन द लाइन, पिछले 50 इयर्स की हिस्ट्री में भी हमेशा से अर्जेंटीना हैज हैड अ प्रॉब्लम ऑफ वेरी हाई इन्फ्लेशन। एंड द रीजन इज कि अर्जेंटीना की जो इकोनॉमी है, अर्जेंटीना की गवर्नमेंट है, वो उतने पैसे टैक्सेस एंड एक्सपोर्ट से अर्न ही नहीं कर पाते जितना उनका जितनी उनकी गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, सब्सिडाइज हेल्थ केयर, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजों पर जितना उनकी गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है उतना वो अर्न ही नहीं कर पा रहे, जिस वजह से the government resorts to printing more and more of currency, and उससे होता यही है कि eventually it fuels more and more inflation। तो सेंट्रल बैंक क्लोज करने से क्या होगा? तो यहाँ पर डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी करने की कोशिश यहाँ पर उनके प्रेसिडेंट की है, यानी यूएस डॉलर को ही ऑफिशियल करेंसी माना जाएगा, एंड जो अर्जेंटीना की अपनी करेंसी दैट इज द पेसो, तो उसको यूज करना बंद हो जाएगा। ये सब के लिए रीजन ये है कि एक करेंसी का मेन फैक्टर होता है ट्रस्ट। आप कोई भी करेंसी जब होल्ड करते हो तब आपको ट्रस्ट होता है कि आने वाले समय में जितनी करेंसी इस करेंसी की कुछ वैल्यू रहेगी, आप उससे स्पेंड कर पाओगे। लेकिन अर्जेंटीना जैसी कंट्री में जहां पर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, तो होता यह है कि जिनके पास उनकी लोकल करेंसी होती है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा स्पेंड करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट ही नहीं होता कि ये करेंसी आने वाले समय में उतनी चीजें बाय कर पाएंगी जितनी वो अभी कर सकते हैं। सो मोर एंड मोर पीपल ट्राई एंड स्पेंड। ज्यादा स्पेंडिंग होने से ऑब्वियसली इन्फ्लेशन और बढ़ता है, सो द साइकिल गोज ऑन। तो यूएस डॉलर आने से एक फायदा उनको ये हो सकता है कि यूएस डॉलर में लोगों का ट्रस्ट रहेगा। ये एक ऐसी करेंसी है जिसमें लोग सोचेंगे कि हम इसे सेव कर सकते हैं रादर देन स्पेंडिंग, एंड अगर स्पेंडिंग उससे कम होता है तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में आ सकता है। बहुत सारे कंट्रीज ने ये इसके पहले ट्राई किया है, जिम्बाब्वे ने तो बहुत बार ट्राई किया है ये। इसके अलावा टर्की भी अपने सिटीजन्स को यूएस डिनोमिनेटेड बैंक अकाउंट्स खोलने को मंजूरी देती है। सो ये पहले भी ट्राई कर चुकी है बहुत सारी कंट्रीज, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी फुल प्रूफ सोल्यूशन टू हैव अ करेंसी प्रॉब्लम इन द इन्फ्लेशन फॉर्म। डॉलर्स यूज करने के लिए पहली बात तो आपके पास डॉलर्स होने चाहिए, आपके पास जो रिजर्व है उसमें डॉलर्स होने चाहिए, एंड आपको डिसिप्लिन लगेगा कि आप मोर एंड मोर डॉलर्स लाए अपनी इकोनॉमी में, एंड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूएस डॉलर्स भी आपको लगेंगे टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग करेंसी ऑफ पेसो। तो ये सारी चीजें हैं जो उन्हें कॉम्बैट करनी होगी। एक कंट्री के लिए सेंट्रल बैंक कितनी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ये हमें इन कंट्रीज के नंबर्स देख के पता चलता है, एंड कैसे अगर ये सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जाती है तो कंट्री के सिटीजन्स को कितनी सारी प्रॉब्लम्स, कितने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, ये भी हमें यहाँ से क्लियर होता है। तो यही था आज का बिलीव इट और नॉट। यहीं पर हमारा एपिसोड भी कंक्लूड होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। हमारी वेबसाइट को चेक करना मत भूलिए, investornet.in पर बहुत अच्छे ऑफर्स करंटली चल रहे हैं। आपको काफी अच्छे डिस्काउंट के साथ हमारे मॉडल को फिर सब्सक्राइब करने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर वो चेक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।